अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 365 स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके साथ सवेरा खालिद। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ नए बजट की मंजूरी के बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है, तो दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की सरगोशियां तेज़ हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की बाकायदा तौर पर पेशकश की गई है और PTI की क़यादत की तरफ से इस पेशकश का मुस्बत जवाब तो दिया गया है, लेकिन इस पेशरफ्त से ये लग रहा है कि अब इस्लामाबाद का ये सियासी डेडलॉक वाकई ख़त्म होने जा रहा है। जबकि साथ ही साथ इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ अडयाला जेल की दीवारें हैं जो इस एतमाद के फुकदान को पैदा करने का एक बड़ा सोर्स नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि मुज़ाकराती मेज़ पर बैठने से पहले उनके बानी से मुशावरत की इजाज़त दी जाए, जबकि हुकूमत इस वक्त ताहाल इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकी। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात वाकई मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हैं, या ये सिर्फ वक्त गुजारी का एक और सियासी हरबा है? क्या हुकूमत बानी PTI तक रसाई देने का बड़ा फ़ैसला कर पाएगी? और अगर ये बैल मुंडे ना चढ़ी तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब कैसे पूरा होगा? जबकि नाज़रीन, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तो कम हुई हैं, मगर हुकूमत ने इस हफ्ते अवामी रिलीफ को रोक दिया है, बल्कि पेट्रोलियम लेवी में एक खातिर ख्वाह इजाफा भी किया है, और हुकूमती वुज़रा इसका दिफा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अकेली PSO का खालिस मुनाफा 14 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आलमी मार्केट की रिलीफ का फ़ायदा पब्लिक को देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी की मद में 1800 अरब रुपए बटोरने की कैसी मुआशी हिकमत अमली है? ये प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, अपने गेस्ट की आरा भी लेंगे। इन तमाम सेगमेंट्स के ऊपर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफी जान साहब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हम राय लेंगे सेनेटर नासिर बट साहब से। पहले हम हैदर जमान कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं। कुरैशी साहब, हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं शाह महमूद कुरैशी कैद में है। इनफैक्ट उनकी बेल हो जाती है, कहा जाता है कि बरी कर दिया गया है, लेकिन निज़ाम में कौन सी ऐसी शफाफियत, कहाँ पे ऐसा फुकदान देख रहे हैं, वहाँ पर लूप होल है कि अभी तक कोई ऐसा दुरुस्तगी का निज़ाम का इशारा हमें नहीं मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, ये किसी एक केस के तनाजुर में तो ये मैं कमेंट नहीं दे सकता। एक यहाँ पे पाकिस्तान में एक्सेस टू जस्टिस का एक प्रोग्राम है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। उसमें उसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, उसके मनफी पहलू भी हैं, और हमारी जो अदालतों का और जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो उस पर बहुत बहस हुई है, और भी उस पर बात की जा सकती है। देखिए, आर्टिकल 10A का फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम जो लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस अदालतों में चल रहे हैं, खा वो सियासी नौइयत को हों, खा वो किसी और नौइयत के हों, पब्लिक फंड्स के मुतल्लिक हों, तो उसको ट्रांसपेरेंटली और फेयरली और जस्टिस सीम टू बी डन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होना चाहिए। अब ये इस ख़ास केस के तनाजुर में जो आप बात कर रही हैं, देखिए, अगर कई केसों में वो बरी भी हो गए हैं और कई केसों में शायद उनकी ज़मानत भी हो गई है। ग़ालिबन 1 या 2 केस ऐसे होंगे, मैं उनके केसेस को इतना तफसील में तो नहीं जानते, उनके वकला जानते होंगे, लेकिन ये है कि आज नहीं तो कल रिलीफ तो मिल जाएगी, और जिन केसेस में सज़ा हुई है दीगर उनके कायदीन को वो भी आपके सामने है। और उसके बाद अपेलेट फोरम्स मौजूद हैं, और अगर कोई कानूनी हुक्म होंगे तो इवेंचुअली जो है वो अदालतें रिलीफ देती हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट लेवल पर जाकर इंसाफ मिलता है, कभी हाई कोर्ट के लेवल पे मिल जाता है। तो क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट के मुकदमे हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, तो यहाँ जो भी फैसला होगा कोई ना कोई फरीक जो है उससे मुतमईन होगा, दूसरा फरीक उससे मुतमईन नहीं होगा। तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें तातुल नहीं होना चाहिए, अननेसेसरीली डिले नहीं होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा पेश करे और दोनों वकला जो हैं वो अपने दलाइल देकर अदालत अपना फैसला करे। हम अमूमन ये देखते हैं कि जहाँ कोई ख़ास नौइयत के केसेस हों या जहाँ कोई पॉलिटिकल एंगल हो तो उनमें तातुल होता है, जो नहीं होना चाहिए। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे, आसिफ जरदारी साहब के टाइम पे
मियां नवाज शरीफ के टाइम पे, ये हमने देखा है। ये पाकिस्तान की एक पॉलिटिको जुडिशल डिस्पेंसेशन का एक माजी है, और हुकूमत से भी हम यही तवक्को करेंगे कि वो अपना प्रोसिक्यूशन को जो है वो पाबंद करें, और इन केसेस को अपनी जो है डिसीजन तक जल्दी पहुंचाएं, ताकि ये जो अभाम है, ये जो गुमगो की कैफियत है, जहां मुल्क बिल्कुल एक तातुल का शिकार है, एक पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ग्लोबली जो फतूहात मिली हैं, जो रीजनली फतूहात मिली हैं, जो डिप्लोमेटिकली मिली हैं, अब उन सब को समेट कर एक इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड जो है एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि अंदरूनी मुल्क भी सियासी तौर पर उसकी बैकिंग हो और एक कंसेंसस हो। बिल्कुल सर, हम तो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहा है, इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर भी उसी तरह से काम किया जाए, ताकि निज़ाम के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको पहले ठीक होना चाहिए। सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े डायरेक्ट अल्फाज में कहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है बल्दियाती इंतखाबात से डरती है, और कहीं ना कहीं इशारा ये भी मिल रहा है कि इस डरने की वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीट स्कोर ना कर ले। क्या वजह है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बलदियाती इंतखाबात अब हुकूमत पंजाब भी कह चुकी है बहुत जल्द होने वाले हैं, लेकिन ये खराबी, ये सारा कुछ मैं अपने पीटीआई भाइयों से पूछता हूँ अगर, तो मेरा ख्याल है सिंध का जो बलदियाती निज़ाम है वो आपके सामने है, उसमें क्या कुछ खराबी है वो भी ठीक होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अब इंशाल्लाह 3 महीने में, 4 महीने में पंजाब में बलदियाती जो इंतखाबात हो रहे हैं और रूट लेवल तक जाके ना, ग्रास रूट तक लोगों को जो है ना, देखिए ये जो होते हैं ना, ये बलदियाती इंतखाबात, यही असल चीज होती है, लोगों के मसाइल भी हल होते हैं सब कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जब ये लोग मुसल्लम हुए थे, उस वक्त निज़ाम जो चल रहा था बलदियाती निज़ाम, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, और फिर उसके बाद वो बहाल भी हुआ निज़ाम, फिर हालात इस तरह के हो गए। अब मुझे, लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो अपोजिशन के पीटीआई वाले, कि अब ये जो निज़ाम आ रहा है इसमें शामिल हो, हिस्सा ले। इलेक्शन अगर वो जीते हैं तो जरूर है, लेकिन मैं ये आपको श्योर कर रहा हूँ कि 3-4 महीने में इंतखाबात बलदियाती हो जाएंगे। और बाकी आप ये जो बात कर रही थी, मुझे ये सुन के अब ये चीज फील हो रही है कि देखिए, जो अदालती निज़ाम ये लोग जो छोड़ के चले गए, एक चीफ जस्टिस था, वो उसने पूरे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अगर सजा मिल जाती, आज भी मैं कहता हूँ कि हम सब सियासी की बातें, जब ये 87 तरमीम आएगी, 88 तरमीम, इस चीज को बैठ के सारे लोग, जितने सियासी जमातें हैं, अपोजिशन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बैठे और इसमें जो खराबियां मिल के हम दूर करें। हम किसी चीज की तरफ चलते हैं, ये लोग चलते नहीं। अभी इसका जो है ना, इलेक्शन कमीशन नया आना है, मुझे आप बताएं, मैं आज भी बैठ के कह रहा हूँ, पीटीआई जो कहती है, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी कहती है कि जब इलेक्शन होता है उसके बाद हम मानते नहीं जी इलेक्शन गलत हो गया, हारने वाला कहता है जी मैं जीत रहा था, तो उसका क्या हल है? उसका सर, ये तो रोज़े अज़ल से बात चलती हुई आ रही है कि जो जीता है वो कहता है कि सही इलेक्शन हुए, और जो हारता है वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। सर, साथ ही मौजूद रहिए, मजीद भी आपसे राय लेंगे। शफी जान साहब भी हमें सुन पा रहे हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर दें। शफी साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन को खुला चैलेंज देता हूँ। अपोजिशन ये कहती है कि नाजायज़ हुकूमत है। ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करा लें। क्या 2018 में आप लोगों ने बक्से नहीं भरे थे? तहकीकात का अगर 2018 की तहकीकात होंगी, फिर 2024 पे भी आ जाएंगे, हम तो तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं इस सारे केस के लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात है, तो एक बात तो उन्होंने एडमिट कर ली है कि 2024 का जो इलेक्शन था वो फॉर्म 47 का इलेक्शन था, उन्होंने खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया है, पहली बात। अब दूसरी बात, जहां तक 2018 की इलेक्शन की बात है, मैंने कुछ दिन पहले भी अपनी मीडिया टॉक में यही बात की थी कि 2018 की इलेक्शन जो खोलना चाहते हैं बिल्कुल खोलें, आप स्टार्ट ही 2018 से ले लें, लेकिन 2024 में सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोल दें। सिर्फ एक हल्का हम मांग रहे हैं। 2013 में हम 4 हल्के मांग रहे थे, नहीं खोले गए। 2018 का इलेक्शन पहले खोलें, फिर आप सिर्फ और सिर्फ 2024 में नवाज शरीफ का हल्का खोले, जिसका आरओ रात को 3 बजे चेंज किया गया। जो यास्मीन राशिद से हारा हुआ शख्स है,
आपने देखा होगा कि वो जीबी इलेक्शन में गया, वहां पे उन्होंने तकरीर की, वहां भी उनको 2016 से आगे वो बढ़ ही नहीं रहे। 2016 में वो निकाले गए थे, 2026 में भी खड़े होके जब भी वो बात करते हैं, पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। हर पाकिस्तानी को पता है कि आपको इसलिए निकाला गया कि आप चोरी का इल्जाम आप पे साबित हुआ था, आप सादिक और अमीन नहीं रहे थे, इसलिए आपको निकाला गया। अगर शहबाज शरीफ 2018 का इलेक्शन खोलना चाहते हैं, हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि पहले 2018 का खोलें, फिर 2024 में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का एक हल्का खोल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए सर, ये तो वही बात हो गई कि अगर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और फिर सबके नॉलेज में भी आएगी। सर, हम ये भी तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं डिस्टर्ब नज़र आते हैं, अरकान एक दूसरे के साथ उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की वाहिद नेशनल पार्टी है जो पाकिस्तान के हर सूबे में आपको मिलेगी, हर शहर में मिलेगी, हर कस्बे में मिलेगी। आप कहीं भी पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें, फॉर्म 45 की जीत इमरान खान की होगी। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें छोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इस वक्त पार्टी सारी तितर बितर है। आपने देखा होगा कि लीडर हमारा जेल में है, सेकंड टीयरशिप जो लीडरशिप थी वो कोट लखपत जेल में है, फिर 64,000 FIRs काटी गई हैं, 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं। तो इतने सख्त हालात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सख्त हालात ही पॉलिटिकल डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। अगर सख्त हालात में पार्टी के अंदर इस तरह की मुदाखलत होना शुरू हो जाए फिर पार्टी तो नहीं रहेगी। नासिर भट्ट साहब इस हवाले से कुछ कमेंट देना चाह रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शफी जान साहब मेरा भाई है, बहुत सादा आदमी है, उससे ये कहें कि आप इतनी जल्दी कायद नवाज शरीफ तक ना जाए जो पूरे पाकिस्तान में वोट लेके 3 दफा का वज़ीर आज़म है। तो आप ऐसा कर लेना शफी जान साहब, आप भी आ जाए तो मैं भी आ जाता हूँ, हम दोनों भाई इलेक्शन लड़ लेते हैं, पिंडी से लड़ लेते हैं, इस्लामाबाद से लड़ लेते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट लड़ लेते हैं। तो आपको समझ आ जाएगी आप सियासी वर्कर नहीं है। और एक जिंदगी में याद रखें, जो बंदा धांधली से आता है ना, जब 2018 में इसको मुसल्लत किया गया, उसकी वजह से मुल्क जिस हालत में चला गया 3 साल में, आप देखें आप कैसे नायल टोले थे। तो आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत गए, आप कौन सा इलेक्शन जीते हैं? आप वो लोग हैं जिनके लिए जहाजों में लोग भर के लाए जाते थे, और आपको जब मुसल्लत किया गया और आप लोग कहते थे इधर से अरबों डॉलर लाऊंगा, वहां से लाऊंगा, 3 आपके वज़ीर खजाना चेंज किया, आपने 3 साल में मुल्क का वो हाल कर दिया कि हम सब सियासी जमातों ने जो मुल्क से मोहब्बत करते थे, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, उन्होंने इकट्ठे होके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। याद रखें, नवाज शरीफ जो है ना, वो आज भी वापस आया। आप लोगों जैसे टोले एक जेल में है, ये चोरी में बंद है, कहता था मियां नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाता था, अदालत ने इसको चोर साबित किया, उसमें जेल में बंद है, हमने नहीं जेल भेजा। आप याद रखें, आप भी अगर आप अपने रवैये चेंज नहीं करेंगे और इसी तरह चलेंगे जो आप चल रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में भी हार गए। आपके बंदे कहते थे जी यंग वोटर है, हमें वोट देगा, किधर गया वो यंग वोटर? आपके लिए तो बाहर भी नहीं निकलता। तो शफी जान साहब, आप उस दायरे से बाहर आ जाए, रियलिटी को माने। अगर कम से कम आप अपोजिशन का किरदार अदा कर लें, आए। मैं आज आपको कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन नया बनाते हैं, बैठ के रिफॉर्म करते हैं, अगला जब इलेक्शन आएगा तो एक दूसरे पे गिला नहीं होगा। लेकिन आप लोग इस आम के है नहीं, आप सियासी लोग है नहीं। आपने GHQ पे हमला कर दिया, आपको जेल हो गई, आपने जाके 190 मिलियन खा लिया, आपको अदालत ने चोर साबित कर दिया। अदालतों में जाए, आप अदालतों से इंसाफ लें। अदालत आपको अगर जेल से बाहर लाती है तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। नासिर भट्ट साहब, अभी आपने जहाज़ का तज़किरा किया है, वैसे आपने जो कन्फ्रंटेशन दी है शफी जान साहब से भी रिमार्क्स लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जहाज़ का आपने तज़किरा किया है, बजट अभी लेटेस्ट पास हुआ है, बजट में हमने देखा है कि जिस तरह से अशराफिया के लिए मराहत रखी गई हैं, सबके सामने VIP फ़्लाइट्स के लिए 11 अरब रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ये वही सूबा है जहाँ पर बच्चे होटलों के बाहर होते हैं ताकि लोग अपना खाना फेंकें और वो अपने लिए रोटी का टुकड़ा उठाए। देखें, मैं फिर आपने जहाज की बात की, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अगर आप सोलो करना चाहते हैं फिर नासिर भट्ट साहब के साथ सोलो कर लें। क्या वो मरियम नवाज शरीफ घर लेके जाएगी? क्या वो जब कोई और दूसरा इस वक्त दोबारा अगर कोई इलेक्शन हो गए 5 साल बाद, जो वजीर लाएगा वही यूज करेगा। ये जहाज चेंज होना था, पुराना जहाज था,
बदल लिया, हर सूबे के पास जहाज होता है, जहाज चेंज करना। ठीक है, शफी जान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे भी रिमार्क्स लेते हैं, इनफैक्ट आपकी कन्फ्रंटेशन के ऊपर भी जाएंगे। और शफी जान साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ, आप यकीनी तौर पे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए भट्ट साहब बड़े सादे आदमी हैं। भट्ट साहब को शायद ये नहीं पता कि 2024 में किस तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत 17 सीटों पे भर्ती की गई है। और मैं भट्ट साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि इनकी हुकूमत को 5 साल हो गए हैं। शहबाज शरीफ वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 5 बजट मुसलसल दिए हैं। पहले फेज 1 में पीडीएम की गवर्नमेंट थी, 2 बजट वहां पे दिए, अब तीसरा बजट यहाँ पे दे दिया। लेकिन तीसरे बजट के बावजूद जो है वो अपना विजन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और वो ये कहते हैं कि जी ग्रोथ को हम 4% पे लेके जाएंगे। हमारी हुकूमत में ये ग्रोथ 6% की थी और शहबाज शरीफ ये कहता था कि 6% पे ना तरक्की हो सकती है, ना रोजगार मिल सकता है। अब ये शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि हम ग्रोथ को 4% पे लेके जाएंगे, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा, तरक्की कैसे होगी? ये भट्ट साहब के साथ एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब ये 8.5% की महंगाई पे चीजों को, और बाकी ये कह रहे हैं कि जी हम जो छूट वो दे रहे हैं, वो जो 1 लाख रुपए जो कमाएगा उसको 30,000 की छूट मिलेगी। तो ये जो अगर आप इसको साल के 12 महीनों पे डिवाइड करें तो 2,000 पर मंथ बनता है। यानी हुकूमत आपके जेब से 8,500 रुपए निकाल रही है, उसी 8,500 में 2,000 रुपए आपको वापस कर रही है। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये निकम्मों नाअहल लोगों का टोला है। ये कहते थे कि हमारे पास तजुर्बेकार लोग हैं, किधर गई इनकी तजुर्बेकारी? मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, किसी एक सेक्टर में ये हुकूमत बताए कि इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया हो। इमरान खान साहब के टाइम के फिगर्स उठा लें, इमरान खान साहब के टाइम के इकोनॉमिक जो कंडीशन थे वो उठा लें, डॉलर रेट देख लें, ऐसे सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख लें। किसी एक सेक्टर में इस हुकूमत ने अगर तरक्की की हो तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। असल में ना इनको भी पता है कि इनको 17 सीटों पे भर्ती किया गया है। फॉर्म 47 के जरिए ये पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है। जितना जल्दी इनसे हो सके छुटकारा हासिल किया जाए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के हक में बेहतर होगा। चलें ये तो देखना है कि क्या बेहतर होने वाला है। शफी जान साहब नासिर भट्ट साहब को कह रहे हैं वो सादा आदमी हैं, और नासिर भट्ट साहब शफी जान साहब को कह रहे हैं कि सादा आदमी हैं। नाजरीन, अभी हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी नहीं की गई है, जबकि आलमी मार्केट में रिलीफ दिया गया है, लेकिन जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ाई गई है, कम नहीं की गई। रिमार्क्स जानना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे पास हैदर जमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब, कहिएगा कि पेट्रोलियम लेवी का इम्पैक्ट डायरेक्टली विफाक को जाता है, और उस टाइम में जबकि हमारे जो कॉन्वर्सेशन है वो चल रही हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी, वहाँ पर भी जो इम्पैक्ट है वो लोकल बॉडीज़ के ऊपर नहीं आ पा रहा है, अवाम के ऊपर नहीं आ रहा है। देखिए, ये ऑयल की जो प्राइस है इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है, लेकिन इसको थोड़ा यकीनन अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, और हुकूमत का ये जिम्मेवारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमने भी बावत करवाया है इत्तेहादी होने के नाते एज ए कोलिशन पार्टनर कि जितना जल्द हो सके रिलीफ दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक तकनीकी मामला है, इसको आम फहम ज़बान में समझाने की शायद पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कल भी कोशिश की कि ये जो प्लैट्स की कीमतें होती हैं, ये जो एवरेज प्राइस मैकेनिज्म है उसके तहत इसने कम होना है, और उसके ऊपर फिर जो मुजवजा टैक्सेस हैं उन्होंने बढ़ना है। जब जंग शुरू नहीं हुई थी तो पीडीएल जो है IMF के मुआहदे के तहत 80 रुपया जो है वो रखनी थी, और दोनों फ्यूल्स पे मिला के ये 160 रुपए होनी थी। अब वो जो लेवी है उसको बीच में कम किया गया। गवर्नमेंट ने 129 अरब जो PSDP में से कम किया, उसमें से फ्यूल सब्सिडी भी दी और पेट्रोल को और डीजल को सब्सिडाइज भी किया। अब जबकि मईशत आलमी सतह पर उसकी कीमतें बतदरीज कम होने लगी हैं, तो उसका बतदरीज फायदा आवाम को मिलेगा। और 70-75 रुपया एक बारी कम हुआ है, 20-22 रुपए एक बारी हुआ है, 4-4 रुपए करके एक बारी हुआ है। और ये इस जुमे को जो कम नहीं हुआ वो लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज मीडिया पे बाकी जगह उसकी जब कैलकुलेशन आती है तो पिछली बारी हुकूमत ने जितना कम करना था उससे कुछ ज्यादा कर दिया था ताकि आवाम को जल्द रिलीफ मिले। नहीं सर, वो तो आलमी मार्केट को देखते हुए कम किया गया था। पिछली बार जो कम हुई थी कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की, नहीं, आलमी मार्केट में जितनी कम हुई थी उससे ज्यादा रिलीफ दिया गया था। आलमी मार्केट में $90 पे आई थी कीमत, और अब आलमी मार्केट में 70 और $75 के बीच में है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो 14 डेज जो पीछे प्राइस होती है, जो फॉर्मूला बना हुआ है उसके ऊपर वो कैलकुलेशन होती है। अब फ्लैट्स की जो कीमत है वो अभी भी जो पिछले
जुमे को जो फैसला हुआ वो $90 की प्राइस थी एवरेज। आज फ्यूल जो है वो $70-73 के बीच में है। बिल्कुल सर, आलमी मार्केट में तो कीमतें 8 के ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें अभी भी कहीं ना कहीं अप हैं। शफी जान साहब अग्री कर रहे हैं आप इस पॉइंट से, इस बात से? कम होंगी, कम होंगी, कम होंगी। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो तेल होता है ये बुक होता है, इंपोर्ट होता है, इसकी इन्वेंटरी। अच्छा हैदर साहब आपके जानिब भी आऊंगे, शफी जान साहब रिमार्क्स दे रहे हैं अपने, और ये कम होएंगी, ये कम होएंगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये, और हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत से कि ये बिल्कुल मिलेंगी। अच्छा शफी जान साहब अग्री करते हैं आप इस पॉइंट से, जो पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें कम नहीं की गई, अब जबकि आलमी मार्केट में कीमतें 8 पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये कीमतें अपग्रेड हो रही हैं? देखिए हैदर साहब ने जो फिगर्स आपके सामने रखे, या तो इनके इल्म में नहीं है या इनको मालूमात नहीं है। आपको याद होगा कि $60 पे खरीदा गया पेट्रोल, जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान ने $60 पे खरीदा गया पेट्रोल पे ₹55 बढ़ाए थे। आपको ये भी याद होगा कि इनके वज़रा के स्टेटमेंट्स पड़े हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही आलमी मंडी में कीमतें आगे बढ़ी तो उन्होंने ₹55 का पाकिस्तानी अवाम की जेब पे डाका डाला। अब जो कीमतें हैं वो $70 से नीचे आ चुकी हैं, लेकिन अभी आप इमरान खान के टाइम में मंडी में जो प्राइस थी वो $120 थी, और अभी ईरान और अमेरिका जंग के बावजूद उस रेट पे पेट्रोल की प्राइस साहब के टाइम में मिल रहा था, और यहाँ पे इनकी हुकूमत में हमने 520 का पेट्रोल भी देखा है। इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है वो 300 की लगभग है। वो इसलिए 300 की लगभग है कि इसने लेवी का जो चार्ज है वो ज्यादा कर दिया है, और ये सबसे आसान तरीका है इस हुकूमत के पास कि जब इनके पैसे कलेक्ट नहीं होते टैक्स के मद में तो ये लेवी बढ़ा देते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है, तो इन लेवी की मद में पाकिस्तान के अवाम पे डाका डालते हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक वो जो रिलीफ है वो पास ऑन आम पाकिस्तानी के लिए नहीं किया गया। दूसरे साइड पे ये कहते थे कि हम सालसी का हमने रोल प्ले किया, बिल्कुल पाकिस्तान ने सालसी का रोल प्ले किया जिससे पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि उस सालसी के रोल से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? क्या आम पाकिस्तानी को पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? क्या पाकिस्तान में लाकानूनियत खत्म हो गई है? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ गई है? क्या पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गए हैं? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान को आपके इसी सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं नासिर भट्ट साहब के साथ। शफी जान साहब थोड़ा सा टाइम दीजिए। नासिर साहब जिस तरह से, चलिए ठीक है, हैदर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आती हूँ। ब्रीफली देखिए, बात यह है कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग तो है नहीं, जितना को इनके इल्म में मुझे भी उतना ही मेरे भी इल्म में है। ठीक है, ये कोई यूएस भी नहीं लगानी होती कि आपने फॉरेन प्राइस इंपैक्ट देना होता है, उसमें एक सप्लाई चेन होती है, एक लैंडेड कॉस्ट होती है। हम ये कब कह रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिलेगी? ये तो ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग है ना। इनके दौर में क्या होता रहा? नहीं बिल्कुल सर, पॉइंट स्कोरिंग तो हो नहीं रही है, फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत की तो बात ही ऐसे है कि हर बात फैक्ट के ऊपर होती है। इनफैक्ट अगर ₹1 का भी इजाफा होता है तो वो डायरेक्टली आवाम को भी उसका इम्पैक्ट। सर आपकी जानिब भी आऊंगी, नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर देखिए, सुन लेनी चाहिए सर आपकी जानिब एक बार फिर से आएंगे। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी देर से वो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। सर जिस तरह देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तेल की कीमतें कम होती हैं, लेकिन वो उन अशिया की कीमतें कम नहीं हो पाती हैं, जैसा कि बसों के किराए ले लें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हाल ही में बसों के किराए कुछ हद तक कम हुए, बसों के किराए तो एक साइड पर, लेकिन रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें तो कम नहीं हुई हैं। देखिए, मैं दोनों अपने दो भाइयों की बात सुन रहा था, खासकर शफी जान तो कहें कि थोड़ी सी ना आप यार अक्ल भी इस्तेमाल कर लें। आप ये अप्रिशिएट क्यों नहीं करेंगे? हमें 79 रुपीज पेट्रोल सस्ता किया, हम जितना रिलीफ देना चाहते हैं आवाम को, लेकिन ये IMF हमारे सामने खड़ी है, जिसको ये लोग खड़ा करके गए हैं कि हम IMF के पास, हम जब ये मसलत हुआ IMF से हम जान छुड़ा चुके थे और इन्होंने दावे किए थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे। जब गए तो किस तरह पाकिस्तान को जकड़ के IMF के हवाले करके चले गए। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल इंशाल्लाह और सस्ता होगा, हम माशी हालात हमारे ठीक हो गए। ये आप क्यों नहीं समझते कि हमने, ये पाकिस्तान वो नहीं है जो आपका वक्त था कि आपका कोई मुंह नहीं लगाता था, आपकी खारजा पॉलिसी थी, आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। आपने देखे पाकिस्तान किसी का खड़ा है, हमने एक ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसकी और ईरान की जंग रुकवाई,
जंग रुकवाने के बाद हमने टेबल पे ला के उनको, और उस पे एक फार्मूला भी तय हो गया, और ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होगी, के हालात वापस बैक टू नॉर्मल होने के लिए भी टाइम चाहिए था। ये हमारी कामयाबी थी। आपने तो हमें कोई मुल्क हमें मुंह नहीं लगाता था, आप कहते थे मिस कॉल दे दे। जो हमारी कामयाबी आज पासपोर्ट की इज्जत है, ग्रीन पासपोर्ट की, आप जिस जगह जाए फख्र से कहते हैं। सर वो तो हमने एतराफ़ किया है, शफी जान साहब ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की सालिसी का जो किरदार रहा है हम भी उसके मोतरफ़ हैं, अपोजिशन भी उसकी मोतरफ़ है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ें कर रही है। अच्छा नासिर भट्ट साहब, छोटा सा सवाल है आपकी तरफ थ्रो करना चाहती हूँ कि अगर हम लोग ईरान से तेल ख़रीद लेते हैं, फ़ायदा किसको देंगे, हुकूमत को या अवाम को? क्योंकि अभी तो हमने देखा है कि पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल इजाफा किए जा रहे हैं। देखें, मैंने जो आप मेरे दिल की बात की है, हमने जो ईरान सैंक्शन लगी हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर, अब उसमें भी आप तो देखिए वो हट गई है। अब इंशाल्लाह पेट्रोल भी हमें और सस्ता करेंगे और गैस भी। लेकिन एक बात याद रखें, जिस जंगल में हम फंसे हुए ना IMF से, हम कोई भी रिलीफ की बात करते हैं, वो हमें कहते हैं नहीं जी ऐसे करो, फिर भी हम के साथ नेगोशिएशन करके, बातें करके काफी रिलीफ दे चुके हैं। हमने पेंशन वाले लोगों को 10% और उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, उनके जो तनख्वाहों पर चार्जेस एक टैक्स था वो कम 3% कर दिया। तो हम बेहतरी ला रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और अगले आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। पाकिस्तान एक मीडिएटर बन के जो किरदार अदा किया है, उसका इंशाल्लाह ताला बेनिफिट पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट अवाम को मिलेगा, क्योंकि अवाम ही वो फैक्टर है जो किसी ना किसी मुल्क की बेहतरी के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, डायरेक्टली उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? जी मैं बात करना चाह रहा था, आपने यकीनन मौका नहीं दिया। शफी जान साहब का जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो उस सर्विस प्रोवाइडर का आर्ग्यूमेंट होता है कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी नेकी की है या आपके लिए कुछ सहूलतकारी की है, मेरे पैसे निकालो अभी। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए आप अपने ताल्लुकात बनाते हैं, ये दिहाइयाँ लगती हैं, और ये कोई बारात पर आए हुए जो हैं ढोल बाजे वाले लोग नहीं होते कि मैंने अभी आपके लिए देखें ढोल बजाया है और आपके लिए रास्ता बनाया है या आपके लिए सहूलतकारी की है तो मेरे पैसे निकालो। इनका आर्ग्यूमेंट ये है। ये ऐसे थोड़ी है कि अभी हम कल ही ईरान का सदर आया है आपको शुक्रिया करने, आपके साथ बातचीत करने, तो ये आपको फौरन हम उनको ये ताली बजाने बैठ जाएं कि जनाब हमारे पैसे निकालो, हमें सस्ता तेल बेचो। ये चीज़ें बातचीत होती हैं, इसका एक तरीका कार है, इसका एक टाइम विंडो है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये इतने उबाले क्यों हो गए हैं, इतनी उजलत में क्यों आ गए हैं। अगर आपने इतने मुश्किल टाइम में अक़वाम आलम को एक ऐसा पीस मेकर, ग्लोबल पीस मेकर का आपका रोल आ गया है, जहां लोग कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दी जाए, आपको क्वाड 4 में डाला जा रहा है, क्रेसेंट इनिशिएटिव में आपको डाला जा रहा है, तो ये तो हवाई बातें हैं ना, चूरन बेचने की हैं। आपकी हुकूमत ने पिछले 5 साल में क्या किया, वो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान IMF के पास हमें जाना पड़ गया। आपने प्रॉपर्टी माफिया की सर्विस की, आपने ना जाने एयरलाइन PIA को बिठा दिया, आपके ऐसे चैंपियन वजीर थे। तो ये परफॉर्मेंस की बात ना करें, हमने यह क्या किया। ठीक है, आपने सर शफी जान साहब इस पे अपना रिमार्क्स देना चाह रहे हैं। शफी जान साहब आपको ये कहा जा रहा है कि IMF पे भेजने के लिए, सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपकी जानिब एक बार फिर से आएंगे। शफी जान साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, रिमार्क्स देना, सिर्फ वो आप ही को जवाब देना चाह रहे हैं। अभी भी तो हुकूमत ने रिलीफ दी है ना, इन्होंने तो नहीं दी। ये IMF से, आप एक IMF प्रोग्राम में है, उसके तरीकाकार होता है, PDL की एक सीलिंग है, आपने वो भी मेंटेन करनी है। 129 अरब आपने बजट से दिया है, आपका बजट जो शॉर्टफॉल है उसको भी टेक केयर करना है। और 100 रुपया, 420 रुपए, 454 रुपए से आखिर फ्यूल प्राइस कम ही हुई है ना, लेकिन इनको जो है थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, आगे भी कम होनी है। ये 200, 250, 250 के लगभग हो जाएगी जैसे जैसे सप्लाई चेन। चलिए सर वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है, आपके रिमार्क्स भी लेंगे, मजीद भी बात करेंगे। शफी जान साहब की तरफ चलते हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। ये बात सही नहीं है बिल्कुल। सर जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, जो टाइम आप एक्सपेक्ट करते हैं वो हम दूसरों को भी वो टाइम देना चाहिए, तो शफी जान साहब की तरफ चलते हैं, उनसे उनका पॉइंट लेते हैं। देखिए जरूर देखिए हैदर साहब ने जो मिसालें दी, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जब पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हुआ
तो रातों रात प्राइस बढ़ाई गई। जब सस्ता हुआ तो रातों रात क्यों नहीं प्राइसेस कम हो रही? मेरा तो सवाल ये है, ये सवाल सिंपल सा है कि जब प्राइसेस आगे बढ़ती हैं तो आप 15 डेज का वेट भी आपने नहीं किया और आपने जो है रातों रात जो है पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। अब जब कम हो गया तो ये रिलीफ जो है वो पास ऑन क्यों नहीं किया जा रहा? हमें पता है कि जो बाकी जो सालसी का रोल प्ले किया गया है उससे जो बेनिफिट पाकिस्तान ने लेने हैं उस पर टाइम लगेगा, लेकिन पेट्रोल का तो जो ताल्लुक होता है वो तो आलमी मंडी की प्राइसेस से। चलिए शफी जान साहब, आपका ये पॉइंट आ गया। एक सवाल आपसे एक और करना चाहती हूँ यहाँ पर। आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। नासिर भट्ट साहब के पास जाते हैं। नासिर साहब, शफी जान साहब ने सवाल किया है, ये सवाल सिर्फ इनका नहीं है बल्कि पाकिस्तान के तमाम अवाम का है। साहब ने इसका जवाब तो सुन लें। जी, इसका जवाब सुन लें। मैं 30 सेकंड्स भट्ट साहब से लूंगा। इसका जवाब ये होता है, IMF की बात की, IMF की जहाँ तक बात हुई, IMF में तो श्रीलंका भी था, श्रीलंका था IMF में, सिर्फ IMF में पाकिस्तान तो नहीं था। अच्छा हैदर साहब, आपकी जानिब भी आएंगे। कीमतें बढ़ाई गई। दुनिया में किसी मुल्क ने बहुत मुल्कों में राशनिंग हुई है, बहुत मुल्कों में शॉर्टेजेस हुई हैं। जब आपकी डबल हो जाती है फ्यूल की कॉस्ट तो आपको प्राइस हैदर साहब, शफी जान साहब को उनका पॉइंट तो रखने दें। देखिए, हमने आपको वक्त दिया है, आपने अपने पॉइंट हमारे तक पहुंचाए, हमने आपकी बात समझी भी है। अब आपके सवालात को हम शफी जान साहब से जवाब लेना चाह रहे हैं। शफी जान साहब से इस वक्त हम जवाब ही ले रहे हैं। आपने सवाल किए, हम उनसे जवाब लेने के लिए बात कर रहे हैं। शफी जान साहब, ओवर टू यू प्लीज। देखिए, IMF की बात की तो IMF के प्रोग्राम में तो श्रीलंका भी था, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं था। फिर पाकिस्तान में 60% पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ी? दुनिया में किसी मुल्क ने 16% से ज्यादा पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। ये वाहिद टोला है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इसलिए आए हैं कि पाकिस्तानी अवाम के जेब पे कैसे डाका डाला जाए, कैसे स्विस अकाउंट्स भरे जाएं, कैसे दुबई में अपने अकाउंट्स भरे जाएं, कैसे मैफर में नए फ्लैट खरीदे जाएं। और अभी एक आपने स्टोरी भी देखी होगी कि CM पंजाब के नीचे खातून वजीर ने मैफर में एक नया फ्लैट खरीदा है। वो फ्लैट कहां से आया? वो फ्लैट इसी किस्म के डाकों से आता है। सुतरा पंजाब में ये एक मॉडल लेके आए जिसमें फैसलाबाद में ऑडिट हुआ, सिर्फ एक जिले में 1 अरब की करप्शन सामने आई है। आपने ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें अदावियात की खरीदारी में 3.41 अरब की खुर्द बुर्द हुई है। 5300 अरब की IMF की डॉक्यूमेंटेड करप्शन इनके नाम है। तो जब आप अवाम के वोट से नहीं आते, जब आप अवाम के मैंडेट से नहीं आते और आपको ये भी पता हो कि हम फॉर्म 47 से आए हैं, तो फिर आप अवामी फैसले नहीं लेते। जिसके शफी जान साहब, आपकी जानिब से हमारे पास पॉइंट आ गया है। नासिर भट्ट साहब की तरफ जाते हैं, आखिरी चंद मिनट है। नासिर भट्ट साहब, जो सवाल शफी जान साहब ने किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ाई जाती हैं रातों रात बढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब रिलीफ देने की बारी आती है आलमी मार्केट में कम होती है, रातों रात कम नहीं की जाती हैं, क्या वजह है? देखें, आप मुझे 2 मिनट दे दें। शफी जान इतना झूठ बोल बोल के मुझे तो कई सच्ची बातें भी भूल जाती है। शफी जान को कहे कि आप जिन हालात में नासिर भट्ट साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे कि रातों रात आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई है तो कम क्यों नहीं कर रहे हैं? छोड़े बाकी बात नहीं, आप इसका जवाब दें। हम आपका भाषण सुनने यहाँ नहीं बैठे, सिर्फ सिंपल सा जवाब दें। शफी जान साहब, आप प्लीज नासिर भट्ट साहब को उनका पॉइंट देने दें, हम आप ही का सवाल उनसे कर रहे हैं। बात यह है कि पेट्रोल हमने 79 रुपीज सस्ता किया, आने वाले दिनों में मजीद पेट्रोल सस्ता करेंगे। हमने इंशाल्लाह ये जो बेड़ा उठाया ना कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह ताला लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। जैसे आप GB इलेक्शन में हुए हैं, स्कूल की जो हालत की है उसका आपको ये बदला है कि अब आप जो 190 मिलियन आ गया था गलती से, वो अवाम का पैसा वो आपने खाया, अवाम को आपके अकाउंट में पड़ा है, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गया है। आपके इल्म के लिए पूछा गया ना कि आपने दुबई में जायदाद कैसे बनाई है, उन्होंने कहा था हम मशीनें चलाते हैं, जो सींग मशीनें हैं उससे पैसे बनाए हैं, उससे हमने दुबई की वो जो है ना बिल्डिंग बनाई है। तो बात यह है कि इमरान खान वो शख्स है, मुझे बताएं वो क्या बिजनेस करता है, उसका क्या कारोबार है? उसका कारोबार बिजनेस की जरूरत नहीं है, वो चौक पे खड़ा हो जाए तो शौकत खानम के लोग $1 देते हैं। आपको कोई नहीं, आपके पीछे अवाम नहीं आ रही। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतर होगा। जो पाकिस्तान बेहतर होता है, PTI नीचे जमीन में धंस जाती है। सबसे दुश्मन तो हमारा हिंदुस्तान है, उसको तकलीफ होती है कि पाकिस्तान बेहतर हो गया। पाकिस्तान में बैठे PTI के लोगों को तकलीफ होती है कि पाकिस्तान बेहतर क्यों हो रहा है। यार, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो या कौन लोग हो आप?
आप इसको क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी तो अवाम की बेहतरी होती है। तो बिल्कुल सर, यहाँ पर हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतरी पाकिस्तान के लिए हो और उस बेहतरी का जो इम्पैक्ट है वो आम आवाम तक पहुँचे। नासिर भट्ट साहब, हमने आपका आप लोगों को बेहतरी कैसे चाहिए? पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, आप लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, आने वाले बेहतर हो रहा है। बिल्कुल सर, अब प्रोग्राम को कंक्लूड करने का टाइम है। आपकी तरफ से जो आप बात करना चाह रहे हैं, पता चल गई है कि जो इम्पैक्ट है, जो हुकूमत काम कर रही है, उसका फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए और आवाम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो फ़ायदा हम तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। नाज़रीन, 365 न्यूज़ स्पेशल प्रोग्राम से फिल वक्त के लिए इतना है।